हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का बिल्कुल लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनोमिक एड के बारे में। ओके, इसके अंदर टोटल जो हमारे सामने 9 टेक्सोनोमिक एड आएंगे। सबसे पहले हार्बेरियम, उसके बाद हमारे पास आएगा बोटेनिकल गार्डन, फिर हमारे पास थर्ड में आएगा म्यूजियम, फिर जूलॉजिकल पार्क, फिर कीज, फिर फ्लोरा, फिर मैनुअल, फिर मोनोग्राफ एंड फिर कैटालॉग। टोटल ये 9 आएंगे। ओके, इसमें कैटालॉग के बारे में सिर्फ नाम दिया है एनसीईआरटी के अंदर, बट बाकी इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं दिया है। बाकी जो हमारे अदर 8 हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आज का पोर्शन है वहां से नीट 2013 में, 16 में और 18 में क्वेश्चन आ चुका है, वो भी हम बताएंगे कौन सी लाइन से आया है, कहां पे आया, कैसा क्वेश्चन आया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि टेक्सोनोमिकल एड होता है क्या। देखो सिंपल सा इसको ऐसे समझो। आप जब टीवी वगैरह देखते हो तो वहां पे भी ये कहते हो ना एड आ गया, यूट्यूब देखते हो तो वहां पे कहते हो एड आ गया, पहले एड आ गया, इसको स्किप कर लेते हैं। तो एड आ गया, एड का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका एक सैंपल आपके सामने आ गया। जो भी चीज वो बेच रहे हैं या जो भी चीज वो कर रहे हैं उसका एक सैंपल जो है वो आपके सामने आ गया। एड का मतलब ये होता है। ओके, तो टेक्सोनोमिकल एड का मतलब होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनिज्म आपको जानना है, जिसके बारे में भी आपको जानना है, तो आप ऐसा तो नहीं है उसके पास जाके स्टडी करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको लॉयन के बारे में जानना है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले उस लॉयन के पास जाओगे, उससे हालचाल पूछोगे और कैसे हो, ठीक है, वो तुम्हें बताएगा और फिर उसके बारे में जानकारी लोगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या करते हो, वहां पे आपको एक सैंपल मिल जाता है, कहीं पे इंटरनेट पे सर्च करते हो तो उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है। तो एक सैंपल मिल जाता है आपको। अगर आपको देख के आना होता है तो आप जूलॉजिकल पार्क वगैरह में जाते हो, वहां पे आपको वो जीवित भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, वो एक सैंपल आपके सामने प्रोवाइड है कि जो लॉयन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये चीज आपको सिंपल समझ में आ गई। तो टेक्सोनोमिकल एड में भी यही होता है, यानी जो स्पेसिमेंट्स वगैरह होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके सैंपल अलग अलग जगह पे हम उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको अच्छे से स्टडी कर पाए, उनके बिहेवियर को जान पाए और वो क्या हमारे यूज में आते हैं, किस यूज में आते हैं, ओके, उनका क्या रोल है इसके अंदर, पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर, इन सब बारे में। तो ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि टेक्सोनोमिकल एड का मतलब क्या होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी स्टार्ट करें। देखिए, taxonomical studies of various taxa of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing over bioresources and their diversity। अब यहाँ पे टेक्सोनोमिकल स्टडी करते हैं। जब भी हम टेक्सोनोमिक पूरा पढ़ के आ चुके हैं, पिछली वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। देखिए, ये तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी कि टेक्सोनोमी होता क्या है वगैरह वगैरह। तो देखो, टेक्सोनोमिक स्टडीज से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज में यूजफुल हो रहा है। क्या वो एग्रीकल्चर में हो रहा है, क्या वो फॉरेस्ट्री में हो रहा है, क्या वो इंडस्ट्री में हो रहा है, या फिर अदर कोई बायो रिसोर्सेज है, और या उनकी अलग अलग जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से यूज में आ रहा है। ओके, इससे हमें स्टडी करने में बहुत ही आसान हो जाती है। आगे देखिए, दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हम स्टडी करते हैं इससे हमें बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि अब यहाँ पे आपको ये पता है कि केट जो होता है, केट और लॉयन की फैमिली सेम होती है। ओके, अब आप क्या करते हो कि आप एक घर में ये सोचते हो कि मैं केट ले आता हूँ और जाके आप एक टाइगर ले आते हो। ओके, टाइगर, छोटा सा टाइगर ले आते हो, आप सोच रहे हो कि ये केट है बट छोटा सा, उतना ही टाइगर का बच्चा छोटा सा ले आते हो। अगर आप उसका अच्छे से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे, अच्छे से करेक्टर आप नहीं कर पाओगे, उसके आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप उसके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उनके बाद में आप डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा कि कैट और जो टाइगर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो एक दिन क्या होगा कि आप शाम को उसको सहला रहे होंगे और आपको पता चलेगा कि वो हाथ ही काट लिया। तो ये इसीलिए ना हमें स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीज़ों को, उनको क्लासीफाई करना, उनको ग्रुप्स में डालना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, उनके कैरेक्टर्स जानना, तो ये बहुत ही ईजी हमें करना पड़ता है ताकि जब भी हम कोई ऐसा काम करें तो हमें पता हो कि हाँ, हम क्या काम करने वाले, किस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। ओके, अगर मान लीजिए कि कोई छोटा ऑर्गेनिजम्स है तो उसके बारे में लेबोरेटरी वगैरह के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वगैरह होते हैं, तो लेबोरेटरी के अंदर हमें पूरा उनको स्टडी करना पड़ता है कि अच्छा इसका बिहेवियर क्या है, इससे क्या डिजीज होती है। जैसे अभी यहाँ पे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा, तो उसकी लेबोरेटरी में हमें पहले पता करना पड़ता है ना कि ये कैसे डिजीज करता है, क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये किस तरह बिहेव करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर कितना होता है, कितने दिन में इसमें सिम्टम आते हैं। तो ये सब क्या है, लेबोरेटरी में हमें उसकी आइडेंटिफाई अच्छे से करना पड़ता है। ओके, या फिर अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात कर ले लॉयन टाइगर की, तो वहाँ पे हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, अच्छे से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी उसके बिहेवियर के बारे में, तब जाके हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आइडेंटिफिकेशन भी किया जाता है, तभी हम किसी चीज़ का सैंपल बना सकते हैं। ओके,
द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। अभी बताया था कि यहाँ पे जो आपको एक्चुअल स्पेसिमेन पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैट और टाइगर में आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके, तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। वरना होगा क्या, आप सोच रहे हो कैट है, अच्छा कैट है पर वो तो टाइगर निकला ना, तो इसीलिए वहां पे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उसके अच्छे से स्टडी कर पाते हो। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक, और यही सिस्टमेटिक में वर्क होता है। सिस्टमेटिक हम पूरा बता चुके हैं, ओके, कि उनको अरेंजिंग करना, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। इट इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्फॉर्मेशन गैदर इज ऑल्सो स्टोर्ड, और जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना उसको स्टोर करना पड़ता है, ओके, ताकि जब फ्यूचर में हमें कभी भी उसके बारे में जानना हो तो हम उसके बारे में जान सकें। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब डायनासोर इस वर्ल्ड में नहीं बचे ना, बट फिर भी हमें डायनासोर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले उन्होंने स्टोर की थी वही आज हमारे तक पहुंच रही है, और हमें पता चल रहा है कि हाँ ऐसे स्पेसिमेन वगैरह उनके हमारे पास पहुंच रहे हैं, किसी की बोन वगैरह, टीथ वगैरह जो भी बचा हुआ है, तो उससे हम स्टडी कर पाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि अच्छा डायनासोर ऐसे होते थे, ऐसे दिखते थे। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सम केसेज द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिमेन होता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं दिखाने के लिए कि ये सब कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वैसा दिखता था, ओके, ताकि फ्यूचर के अंदर जितनी भी हमें स्टडी करनी हो हम उसको देख के अच्छे से विजुअलाइज करके समझ सके। क्योंकि आप ये भी समझती हो कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और या फिर उसको देखते हैं तो उसमें अलग डिफरेंस होता है, हाँ या ना। अगर आप कोई चीज़ लिविंग में देखते हो तो आपको जल्दी याद होती है और लंबे टाइम तक याद रहती है, बट आप ऐसे किताबें पढ़ते हो तो इतना अच्छा याद नहीं रहता है, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। तो जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर बनाए कि आप इसे ये प्रोसीजर फॉलो करोगे, ये टेक्निक इसको होगी, तब जाके इसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हो। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प अंडरस्टैंड यूज ऑफ दीज एड्स, और यहीं पे इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हर्बेरियम से 13 में, 18 में, 16 में, तीनों साल हर्बेरियम से क्वेश्चन आ चुका है, मतलब हर्बेरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हर्बेरियम के बारे में जान लेते हैं। हर्बेरियम सीड्स आपने बनाई भी होगी स्कूल में, ज़्यादातर स्कूल में बच्चों से बनवाई होगी। देखो हर्बेरियम में सिंपल सा क्या होता है कि एक शीट ली जाती है, एक प्लांट लिया जाता है, उसको अच्छे से सुखा के उस पर प्रिजर्व करके उसके ऊपर स्टिक कर दिया जाता है, और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस पेज के ऊपर लिख दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी फिगर, तो कुछ ऐसा होता है, ओके। अब यहाँ पे ये जो नाम वगैरह डिटेल अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसीलिए इतना अच्छे से आप दिखाई नहीं दे रहा, बट ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम हर्बेरियम सीट, ओके। आपको पता चल गया। अब देखिए हर्बेरियम सीट के बारे में पढ़ लेते हैं। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीट। यही बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर इसमें किसको करते हैं हम, प्लांट्स को करते हैं। देखो लिख रखा है प्लांट स्पेसिमेन, याद रखना यही चीजें होती है। अब इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में वो क्या पूछ लेंगे नीट में, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टिंग एनिमल स्पेसिमेन डेट आर ड्राइड प्रेजेंट, तो यहाँ पे एनिमल, प्लांट की जगह एनिमल चेंज करेंगे, सिर्फ एक वर्ड चेंज। आप ये पूरा पढ़ोगे आपको एकदम से वो दिमाग में नहीं आएगा कि प्लांट था या एनिमल था, तो हर एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम किसको प्रिजर्व करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं, ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व करते हैं। यही लाइन से इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यही इसी लाइन से नीट 2013 में और 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन हम अभी आगे दिखाएंगे क्योंकि वो इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट एंड मैच द कॉलम के क्वेश्चन थे। तो क्या है कि बहुत सारे इसमें मिला के आए थे, हर्बेरियम कीज, ओके, बोटेनिकल गार्डन वगैरह। तो अब ये याद रखना, ये लाइन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 13 में और 18 में। Further, these sheets are arranged according to a universal accepted system of classification। अब जो इनको सीट्स को भी अगर रखा जाता है ना, वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है, मतलब हर देश में ना आपको हर कंट्री के अंदर एक सेम सिस्टम मिलेगा जिस तरह से उनको हर्बेरियम सीट को जो वो प्रिजर्व किया जाता है, उनको अच्छे से रखा जाता है ताकि कभी भी वहाँ पे स्टडी करनी हो तो हम स्टडी कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये हर्बेरियम का एक स्टोर हाउस है, ओके। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, हर्बेरियम का स्टोर हाउस है। अब आपको देखिए यहाँ पे सीड्स आपको दिखाई दे रही है, ऐसे सीड्स इनमें अलमीरा में बहुत सारी भरी हुई है, तो ये सारा जो है वो हर्बेरियम सीड्स ही है यहाँ पे, ओके। तो ये एक स्टोर हाउस की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे लिख रखा है हर्बेरियम शोविंग स्टोर्ड स्पेसिमेन, तो यहाँ पे अलग अलग स्पेसिमेन को स्टोर किया हुआ है हर्बेरियम सीट के अंदर, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए These specimen along with their description on herbarium sheet become a storehouse or repository for future use, okay।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं शीट के ऊपर, फिर उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो भी बताएंगे। ओके, तो इससे क्या होता है कि उसका प्योर पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है। ओके, और उसको स्टोर कर लिया जाता है स्टोर हाउस के अंदर, या फिर रीपोस्ट्री। रीपोस्ट्री का मतलब होता है स्टोर हाउस, जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी फेसबुक वगैरह चलाई होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने 2-3 साल पहले अगर कुछ डाला है, ओके, तो वो एकदम से आपके अचानक आ जाता है कि आपने 3 साल पहले जो ये आपकी मेमोरी का मतलब क्या, कि वहाँ पे पहले से ही वो चीज़ स्टोर थी, तभी तो वो अब आपके सामने आई है, वो रीपोस्ट होने के लिए आपके सामने आई है। रीपोस्टिंग का मतलब होता है सारे जो डाटा होता है उसको एक अच्छी जगह स्टोर कर लेना, ताकि फ्यूचर के अंदर हम उसको वापस यूज में ले पाए। ओके, अब यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से नीट 2016 का क्वेश्चन आया, वो भी आपको दिखाएंगे। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन यहीं से स्टार्ट होती है कि वो जो हर्बेरियम शीट होती है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, द हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वो डेट और प्लेस लिखते हैं जहां से हमने कलेक्ट किया है। उसका इंग्लिश, लोकल और बॉटेनिकल नेम लिखती है, मतलब इंग्लिश में क्या नेम होगा, वहां पे लोकल उसमें किस नेम से जाना जाता है, और उसका जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है वो क्या है वो भी लिखते हैं। उस प्लांट की हम फैमिली लिखते हैं, उसका कलेक्टर नेम लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। ओके, यहीं से नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, इसको याद करने का क्या है, मान लीजिए कि आप न्यू दिल्ली में गए हो, इंडिया गेट के पास, और आप एक नया प्लांट देखते हो जिसने अभी तक किसी ने उस प्लांट के बारे में नहीं बताया है, तो आप झट से क्या करते हो, उस प्लांट को लेते हो, ओके, उसको प्रिजर्व कर लेते हो। अब आप उसके बारे में लिखते लेते हो। सबसे पहले आप लिखते हो कि आज की डेट क्या है। मान लो आपकी 1 जनवरी 2021 को आप जाते हो वहां पे, तो आप लिखोगे 1 जनवरी 2021। ओके, डेट लिख दिया आपने। फिर लोकेशन लिखोगे, अच्छा न्यू दिल्ली। फिर आप उसका इंग्लिश नेम लिखोगे, अच्छा इसका इंग्लिश नेम क्या होगा, ये होगा। अच्छा, लोकल नेम, फिर वहाँ पे कोई जा रहा होगा लोकल, उससे पूछोगे इसको प्लांट को क्या बोलते हैं, वो बोलेगा हम तो इसको ये बोलते हैं, फिर उसका लोकल नेम लिख लोगे। ओके, फिर क्या लिखोगे, उसका बॉटनिकल नेम। अब आप सर्च करोगे, अच्छा इसका बॉटनिकल नेम क्या हो सकता है, वो लिख लोगे। फिर लिखोगे उस प्लांट की फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी है, फेबियसी है, जो भी है, लिलियसी, जो भी फैमिली है वो फैमिली लिखोगे, और फिर अपना नाम लिखोगे कि हाँ मैंने इसको कलेक्ट किया है भैया, तो फिर अपना नाम लिखोगे। ओके, और फिर उसको भेज दोगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। अब आपके सामने ये स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है नीट 2016 का, देख लीजिए, लिखा हुआ है द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो यानी जो हर्बेरियम सीट होती है उस पर किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऑप्शन दिया गया है डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम एंड हाइट ऑफ प्लांट। तो देखो, डेट ऑफ कलेक्शन, आपने डेट ऑफ कलेक्शन लिखी थी 1 जनवरी 2021। नेम ऑफ कलेक्टर अपना नाम लिखा था। लोकल नेम, हाँ वो जो लोकल में बंदा जा रहा था उससे पूछ के उसका लोकल नेम भी लिखा था। हाइट ऑफ प्लांट, क्या आपने हाइट ऑफ प्लांट लिखी, जी नहीं लिखी है, कभी लिखी भी नहीं जाती। हाइट ऑफ प्लांट तो बढ़ती रहेगी ना, वो उसका थोड़ा पता चलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका आंसर है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम कभी भी नहीं लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में। ओके, बोटेनिकल गार्डन की पहली लाइन से नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट, 4-5 स्टेटमेंट ली गई है, तो इसीलिए हम लास्ट में क्वेश्चन को दिखाएंगे 13 और 18 वाले को। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए बोटेनिकल गार्डन में होता है क्या, ये समझ लीजिए। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि हम एक प्लांट वगैरह, बहुत सारे प्लांट है ना, एक जगह पे ग्रो कर लेते हैं। ओके, फिर उसमें क्या करते हैं, उसका बोर्ड लगा देते हैं बाहर, जो भी प्लांट, अलग अलग प्लांट हम ग्रो करते हैं, फिर उसके बाहर बोर्ड लगा देते हैं। वहां पर क्या करते हैं, हम उसके बारे में लिख लेते हैं कि उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उस प्लांट की फैमिली क्या है, ये सब कुछ ऐसा लेबल हम बाहर लगा देते हैं। कई स्कूल में भी आपने देखा होगा कि प्लांट होते हैं उनके बारे ऐसा लिखा होता है, उसका बॉटनिकल नेम लिखा होता है पूरा। ओके, और उसकी फैमिली लिखी होती है, ये सारी चीजें लिखी होती है। ओके, इसका मतलब क्या है, वो भी एक बॉटनिकल गार्डन है। हमारे इंडिया में भी गार्डन है ऐसे कुछ, ओके, जो बड़े बड़े गार्डन है, बहुत ज्यादा बड़े हैं। स्कूल में भी छोटे वगैरह ऐसे गार्डन बना लिए जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। These specialized garden have collection of living plants for reference। यहाँ पे जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वो ग्रो किए हुए होते हैं, तो वहां पे हमें रेफरेंस किसका मिलता है, लिविंग प्लांट्स का। हर्बेरियम में क्या होता है कि वहां पे प्लांट को कट कर लिया जाता है, तो वो एक तरह से प्लांट जो धीरे धीरे वो डेड ही हो जाता है। बट यहाँ पे कैसे रहते हैं, लिविंग प्लांट्स रहते हैं, ग्रो होता है, हम जाके देख सकते हैं। Plant species in this garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical या scientific name and its family। मैंने बताया था ना कि प्लांट होता है उसके बाहर हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि ये इसका बॉटनिकल नेम है, ये इसकी फैमिली है। ओके, अब ये जो सबसे पहली लाइन थी ना, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स,
यही लाइन से आया हुआ है नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन, यानी हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की। इसीलिए हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, ओके, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, द फेमस बोटेनिकल गार्डन। अब यहाँ पे 3 बोटेनिकल गार्डन दिए गए। सबसे पहला क्यू इंग्लैंड के अंदर सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर भी है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवरा, इंडिया के अंदर होवरा जगह जहां पर जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। सेकंड है इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बट ये बोटेनिकल गार्डन ही है, ओके। और ये कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है, इंडिया के अंदर है, ओके। तो 2 इंडिया के अंदर दिए हुए इन्होंने, एक इंग्लैंड का दिया हुआ है, 3 बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं म्यूजियम में। तो म्यूजियम में भी जो है नीट 2013 और 18 दोनों बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। म्यूजियम देख लेते हैं। म्यूजियम में होता क्या है, ज़्यादातर हम जो है आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है, बायो की जो एक लाइब्रेरी होती है, ओके, बायोलॉजी सब्जेक्ट वालों के लिए अलग से एक लाइब्रेरी की तरह बना दिया जाता है, पूरा एक सिस्टम बना दिया जाता है जिसे हम लैब बोलते हैं, बायोलॉजिकल लैब। तो उसमें भी आप देखते हो बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे स्पेसिमेन, बहुत सारे स्केलेटन वगैरह भी वहाँ पे लगे होते हैं। तो वो भी एक तरह से आपका म्यूजियम है, वो लैब नहीं है। आप आगे से बोल सकते हैं कि वो बायोलॉजी म्यूजियम की तरह वो वर्क करता है। ये सारी चीज़ें होती है। अब देख लीजिए, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें आप स्कूल आता है, कॉलेज आता है, वहाँ पे सच ए स्कूल एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है कि जो स्कूल में आपका बायोलॉजिकल नेम नहीं है उसका आगे से बोलना कि बायोलॉजी म्यूजियम, ओके। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, यहाँ पे हम प्रिजर्व प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स का प्रिजर्वेशन करते हैं, ओके। एनिमल स्पेसिमेन, एनिमल्स को भी हम प्रिजर्व करते हैं। अब किसके लिए करते हैं? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ताकि हम उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर पाए, हमें पता चल जाए कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसे इमेज है, आपने ऐसे अपनी लैब में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी हम कुछ कर नहीं सकते अब तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा ऐसे लैब वगैरह में ना, जो ऐसे जार के अंदर अदर एनिमल्स रखे होते थे। नेक्स्ट आगे लिख रखा है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो प्रिजर्व ए ड्राई स्पेसिमेन। अब यहाँ पे ये देखो, ड्राई स्पेसिमेन भी रखा जा सकता है, मतलब प्लांट को ड्राई करके, एनिमल को भी बिल्कुल ड्राई करके और फिर उसको स्पेसिमेन की तरह रखा जा सकता है। इंसेक्ट कैसे रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट बॉक्स होते हैं, उनके अंदर रखा जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, पहले उनको कलेक्ट करो, किल करो, पिन करो, ओके। ऐसे करके इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रख दो। नेक्स्ट आगे देखो, लार्जर एनिमल्स को कैसे रखा जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। अब ये स्टफिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपने टेडी बियर वगैरह सबने सुना होगा, टेडी बियर तो सबने सुना, क्या देखा भी होगा। तो टेडी बियर के अंदर क्या होता है कि वो जो कॉटन होती है, कॉटन अगर उसमें से निकाल दे तो वो बिल्कुल मुरझा जाता है। तो वो कॉटन जो उसको अंदर डालते हैं और फिर वो ऐसे स्टफ कर जाता है, उसको बोलते हैं स्टफिंग। कुछ चीजें उसके अंदर भरना, ओके, ताकि वो पूरा स्टफिंग हो जाए। उसको बोलते भी है ना, जो टेडी बियर बनाते हैं कि अब इसकी स्टफिंग कर दो, मतलब इसके अंदर कॉटन वगैरह फिल करके अच्छे से भर दो, ओके, उसको बोलते हैं हम स्टफिंग करना। तो जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, ओके, जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनकी स्टफिंग कर दी जाती है, ओके। अब यहाँ पे देखो, म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एंड एनिमल्स टू, ओके। यहाँ पे ना म्यूजियम के अंदर जो हमने बताया था, स्केलेटन की भी यहाँ पे कलेक्शन होती है, ओके। अब देखो 13 में क्वेश्चन कौन सा है, म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। यहां से आया है नीट 2013 में क्वेश्चन। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व ए ड्राई स्पेसिमेन, यहां से आया है 2018 के अंदर क्वेश्चन। यहाँ पे 13 में और यहाँ पे 18 में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तो अब देखिए, हम बात करने वाले हैं जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में, जिसे हम जू भी बोलते हैं। कई बच्चे आप में से जाके भी आ चुके होंगे, वहाँ पे अदर एनिमल्स देख के भी आ चुके होंगे। तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर जैसे हम लिविंग प्लांट्स रेफरेंस के लिए लगते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में हम क्या रखेंगे, एनिमल्स को रखेंगे, लिविंग एनिमल्स को रखेंगे, उनको स्टडी करने के लिए, उनको देखने के लिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, These are the place where wild animals are kept in protected environment। यहाँ पे wild animals को रखा जाता है एक protected environment के अंदर, जो endangered वगैरह होते हैं उनको भी रखा जाता है ऐसे, ओके। Under human care which enable us to learn about their food habits and behavior। अब वहाँ पे जितना भी उनकी देखभाल करने वाले आते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं, ताकि वो उनको अच्छे से स्टडी कर पाए कि उनका फूड हैबिट क्या है, मतलब वो क्या क्या खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, अग्रेसिव है, नॉर्मल है, ओके, ये सब कुछ जानने के लिए।
ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जितनी ज़्यादा हो सके उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। ओके, बिल्कुल नेचुरल तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं पे उनको रखना होता है, पर जितना उनसे हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो उनको नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखना चाहते हैं, सेम वैसा बनाकर। आगे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर इनको जू बोलते हैं, बच्चे भी बोल जाते हैं, बच्चे क्या बड़े बुजुर्ग सभी देखना पसंद करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स की दी हुई है इन्होंने, तो ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर ये कुछ अदर एनिमल्स के यहाँ पे फोटो दी हुई है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे पीपल्स आए हुए हैं इस एलिफेंट को देखने के लिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं की के बारे में। अब किसके बारे में बात कर लेते हैं हम? की के बारे में। अब की से भी जो है वो आए हुए हैं क्वेश्चन 13 में 18 में। सबसे पहले यहाँ पे की, अब मैं बता देता हूँ की में होता क्या है। की में क्या होता है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डॉग। ओके, अब देखिए डॉग भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसे आपके सामने पिक्चर है। अब एक डॉग जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, एक डॉग जो है वो स्मॉल है। ओके, तो अब यह क्या है, आपको दो चीजें दे दी गई है, अब आप इनके बीच में कंपेयर कर सकते हो। अब आप लिखोगे एक डॉग जो उसकी हाइट बड़ी है, एक डॉग की हाइट जो है वो स्मॉल है। तो ये जो यहाँ पे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, अब सिमिलर क्या हो गया इनके अंदर कि दोनों ही क्या है, डॉग्स है। डिसिमिलरिटी क्या हो गई, इनकी हाइट अलग अलग है। ओके, इनकी शेप अलग अलग है। तो ये हो गई डिसिमिलरिटी और ये डॉग्स हो गई इसकी सिमिलरिटी। तो इनके बेस पे जो हम इनको अलग अलग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है क्या, की। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके स्पेसिमेन आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको यूज करते हैं की को, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे लिखा होगा कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेस पे ही ये होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि हम उसको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी डॉग्स का बताया था। ओके, नेक्स्ट आगे लिखा है द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर। ज्यादातर जो हम कैरेक्टर लेते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, मतलब एक सेम होते हैं बट वो ऑपोजिट होते हैं। ओके, सेम होते हैं बट कैसे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जैसे हाइट एक की बड़ी थी एक की छोटी थी, वैसा कुछ होता है यहाँ पर। ओके, और जो वो ऑपोजिट दो कैरेक्टर हो गए ना, एक ही हाइट का, एक जो हो गया वो हाई हो गया, एक हो गया वो लो हो गया हाइट में। ओके, तो इस ये जो पूरा एक पेयर बन जाता है इसको बोलते हैं कपलेट। इसको क्या बोला जाता है, कपलेट बोला जाता है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू ऑपोजिंग पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए आपके बीच में एक चॉइस बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक डॉग लेने जाते हो, अब वो आपको दो डॉग दिखाता है जो अभी दिखाए थे, एक बड़ा है एक छोटा है। अब कहता है कौन सा, अब आपको चॉइस करनी है तो आप क्या करोगे कि मैं अगर शहर में रहता हूँ तो मैं बड़ा डॉग, घर में इतना बड़ा डॉग नहीं रख पाऊंगा तो मैं छोटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये एक चॉइस हो जाती है। तो अब आपके बीच में दोनों ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, एक की हाइट बड़ी है एक की छोटी है, तो आपको चूज करना होगा, तो यहाँ पे चूज करना पड़ता है। ओके, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। अब यही होता है, इससे क्या होता है, आप एक को ही एक्सेप्ट कर सकते हो, दोनों तो नहीं ला सकते ना, आप एक ही एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, और दूसरे को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। ये याद रखना, डायरेक्ट लाइन आती है तो डायरेक्ट लाइन यहां से भी आ सकती है। क्या, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड, मतलब जो की के अंदर हर एक स्टेटमेंट है वो एक लीड है। ओके, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हर एक कैटेगरी होती है उसके लिए हम सेपरेट टेक्सोनॉमिक की बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब देखो फैमिली जो होगी, मतलब डॉग्स की कौन सी फैमिली होगी, अलग अलग फैमिली होगी या सेम फैमिली होगी, तो उसके लिए अलग से जो वो एक की बनेगी। जीनस के लिए फिर एक अलग की बनेगी, स्पीसीज के लिए फिर एक अलग की बनेगी। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज बनती है सेपरेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर। ओके, और जो ये कीज होती है वो क्या होती है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। और जो कीज होती है ज्यादातर वो लॉजिकल होती है। एनालिटिकल का मतलब आप ये कह सकते हो लॉजिकल होती है थोड़ी सी। ओके, तो वहां पे इन नेचर होती है। अगर हम 13 और 18 की बात करें तो ये क्वेश्चन है, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पे हम किसको प्रिजर्व करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए काम में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 13 और 18 में इस लाइन से क्वेश्चन आ चुका है। अब आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है नीट 2013 का। यहाँ पे लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तीनों चारों स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर ली होगी, आपको समझ में आई होगी। नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, साफ साफ लिख रखा है।
सेकंड है ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑप्शन सी है की इज ए टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। ऑप्शन डी है हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस। ओके, अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स थे, बिल्कुल करेक्ट है। म्यूजियम के अंदर क्या फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे? जी नहीं, फोटोग्राफ्स नहीं थे। ओके, उनको प्रिजर्व किया जाता था, अलग अलग मटेरियल, किसी को स्टफिंग किया जाता था, किसी को किलिंग एंड पिनिंग किया जाता था, बट यहाँ पे ऐसे फोटोग्राफ नहीं लगा सकते। ऐसे तो आप अपने रूम में जाके फोटोग्राफ लगा लोगे अदर अदर एनिमल और प्लांट के, कह दोगे ये तो म्यूजियम, आओ देखो, फीस लेने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। तो फोटोग्राफ्स और ये सब कुछ, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, एक की इज ए टेक्सोनोमिक एड, हम टेक्सोनोमिक एड के अंदर ही बता चुके हैं कि ये की एक टेक्सोनोमिक एड है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, हाँ इसमें आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती तो है, तभी तो हमने इसको टेक्सोनोमिक एड के अंदर रखा है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, बिल्कुल हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ये था नीट 2013 का क्वेश्चन, अब आपसे हो चुका होगा। 16 भी अभी हम बता चुके हैं। अब हमने बात की थी कि फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग भी होते हैं, पर इनके बारे में इतना ज्यादा तो नहीं बताया गया। कैटलॉग के बारे में तो ज्यादा बताया नहीं गया, बट फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। फ्लोरा एंड फोना आपने सुना होगा। फ्लोरा का मतलब होता है एक लिविंग जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, उसमें कितने सारे प्लांट्स हमें अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरा। ओके, अब देख लीजिए सब अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये भी अदर स्टडी करने के काम आते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये भी किसी को करेक्ट आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं। कौन कौन? फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, सभी आते हैं, नो के नो आते हैं। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया, मतलब एक एरिया दे दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली पूरा दे दिया जाता है। अब वहाँ पे कितने प्रकार के प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं, ओके, तो उसका यहाँ पे जितने प्रकार के अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं क्या? फ्लोरा। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर इतने सारे अलग अलग प्लांट्स है, तो वो क्या है? फ्लोरा में आता है। वहीं अगर हमें एनिमल्स काउंट करना तो वहाँ पे क्या होता है? फोना होता है। ओके, These provide the index of plant species found in any particular area. ओके, ये ना एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्लांट स्पीसीज मिलती है उसके बारे में हमें डिटेल में बताते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, मैनुअल क्या काम करता है? मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, मतलब उस एक एरिया के अंदर किस किस नाम की स्पीसीज प्रेजेंट है, कौन कौन सी स्पीसीज के नेम्स वहां पे प्रेजेंट है, उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो वहां पे हमें यूज में आता है क्या? मैनुअल। ओके, एंड बिल्कुल लास्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। टैक्सॉन मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर, तो केवल एक टैक्सॉन का अगर हमें बताना हो तो वो बताया जाता है मोनोग्राफ के बारे में। मोनोग्राफ ही हमें बताता है किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में। ओके, ये सब कुछ था इस चैप्टर में। इसके अलावा नीट 2018 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है और हमें जो करेक्ट आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ये भी प्योर एनसीईआरटी है। अब इसमें एक देखो कैटलॉग है, कैटलॉग के बारे में भी लिखा हुआ है, बट बाकी चीजों से भी यहाँ पे हो सकता है, तो इसीलिए कैटलॉग के बारे में भी आप पढ़ लेना, यहाँ पे सामने इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।